पेज नंबर 573। पेज नंबर 573। ये किस चीज के लिए? ये वायर किस लिए? अच्छा, जी इस सवाल में एडजस्टमेंट नंबर 1 करवा दें, फिर इसकी रेक्टिफिकेशन। एडजस्टमेंट नंबर 1 में डेट ऑफ परचेज अंडरलाइन कर लें और रिक्वायरमेंट में देख लें कितने साल गुजर चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में डेट ऑफ परचेज अंडरलाइन कर लें और रिक्वायरमेंट में देख लें खरीदे हुए कितने साल गुजर चुके हैं। आने से पहले तैयार होके बैठा करें, सब रेडी हो गए। यकम अक्टूबर 13 को खरीदा है, तो पहला साल कब ख़त्म होगा? 30 जून 14 को। और फिर हमारे वाला साल कब ख़त्म होगा? 30 जून 15 को। ठीक है जी। आधा सफ़ा बैलेंस शीट के लिए, आधा सफ़ा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, आधा सफ़ा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए, आधा सफ़ा करेक्शन ऑफ एरर नोट के लिए, आधा सफ़ा जनरल एंट्रीज के लिए। उसके बाद वर्किंग शुरू करते हैं। वर्किंग नंबर 1, यकम जुलाई 2013, 30 जून 14 और 30 जून 15। जी, एसेट किस दिन खरीदा? यकम अक्टूबर 2013 को। तो इसके नीचे अगर आप 10-12 लाइनें छोड़ देंगे, इधर देखें, इसके नीचे 10-12 लाइनें छोड़ देंगे, डेट वुड बी एनफ। जी, कॉस्ट बताएं एसेट की। एडजस्टमेंट 1 में करा रहा हूं, फिर मैं सवाल पढ़ता हूं, क्लास पूरी होती है तो। जी, कॉस्ट 20 में। जी, डेट ऑफ परचेज यकम अक्टूबर 13। जी, डिप्रिसिएशन 30 जून 14 को पहली दफा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10। जी, अच्छा ओके, 9/12 इंटू 9/12 1.5। जी, तीस जून 15। WDE मेथड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पेज 573। पेज 573। जी, 20 डिवाइडेड बाय 10 बोले 2।
16.5। ओके जी, गलती बताएं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल बना दिया या कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया? गलती पढ़ के बताएं। रिपेयर वॉज डेबिटेड टू मशीन। रिपेयर वॉज डेबिटेड टू मशीन। ओरिजिनल रॉन्ग पेपर में नहीं करनी, ओरिजिनल रॉन्ग पेपर में नहीं करनी। रिपेयर वॉज डेबिटेड टू मशीन मीन्स एक्चुअली इट वॉज रिपेयर। अच्छा, मशीन का लफ्ज मैं नहीं यूज करूंगा क्योंकि बैलेंस शीट में ऊपर देखें पीपी का हेडिंग आ रही होगी, तो इसलिए पीपी का लफ्ज यूज करूंगा। पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट। जी, अब रॉन्ग एंट्री बताएं। रिपेयर वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीन। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। इसी साल होगी, देखिए ना, एरर यकम अक्टूबर 13 को ही है, इस साल एंट्री होगी। सो द रेक्टिफाइंग एंट्री इज, बोले, रिपेयर डेबिट पीपी क्रेडिट। जी बोले, अमाउंट 20। जी, इस एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन इंपैक्ट 1.5। जी मोहतरम, डेप्रिसिएशन बढ़ानी है या डेप्रिसिएशन कम करनी है? डेप्रिसिएशन बढ़ानी है या डेप्रिसिएशन कम करनी है? अच्छा, इसका असूल सुन लें, इसका बड़ा आसान सा असूल है। देखें, रेक्टिफाइंग एंट्री में पीपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो पीपी कम होने से डेप्रिसिएशन कम होगी। जितने एसेट बढ़ते जाएंगे उतनी उनकी डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी। जितने एसेट कम होते जाएंगे उतनी उनकी डेप्रिसिएशन कम होती जाएगी। जी, डेप्रिसिएशन कम की छोड़ें, डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा हो, बैलेंस शीट के फेस पे जाके देखें, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे पड़ा हुआ है, अकाउंट डिडक्शन अलग से नजर नहीं आ रही। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे पड़ा हो तो डिडक्शन रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपी, लेकिन वी नीड टू रिवर्स द डेप्रिसिएशन। हमें डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। डेप्रिसिएशन रिवर्स कैसे करनी है? क्योंकि एसेट रिवर्स हो रहा है, तो एसेट कम होंगे, रिलेशन बताएं। एसेट कम होंगे तो डेप्रिसिएशन कम होगी। जी, डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री पीपी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। जी, कितना रुपए से? 1.5। और जाहिर बात है अगले साल भी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ होगा, उस डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा अगले साल भी।
जी करें नोट, मुनासिब रोजाना आ जाया करें, करें नोट, इससे फिर अधूरे टॉपिक की समझ नहीं आती। अब एडजस्टमेंट पढ़ लें दोबारा। जी जल्दी आओ। जी हजरात, ये अब जो लेट हजरात आए हैं वो जरा सवाल देखें दोबारा। सवाल अब शुरू से पढ़ते हैं, फिर मैं ये एडजस्टमेंट भी रिपीट करवाऊंगा। पहले सवाल पढ़ें। वंडर लिमिटेड इज एंगेज्ड in the manufacturing and sale of textile machinery. Following are the draft extracts of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 30/6/2015। पिछले सवाल की तरह इस सवाल में भी आगे आ जाओ, फोर्थ लास्ट रो में। पिछले सवाल की तरह इस सवाल के अंदर भी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए। पिछले सवाल से कंपेयर करना है हर चीज को। पिछले सवाल में बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स जो है वो दरमियान में दिए हुए थे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए थे। इस सवाल में पहले बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। पिछले सवाल में पीपी, रिटेन्ड अर्निंग और करंट टैक्स पेबल आ रहा था। मैंने कहा था वो सवाल 3 दफा करना है जाके आपने। इसमें पीपी, रिटेन्ड अर्निंग और डेफर टैक्स आ रहा है। 14 और 15 की बैलेंस शीट बन चुकी है। ये इस टॉपिक की ब्यूटी है कि इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन चुकी होती हैं, अभी डिस्पैच नहीं हुई होती यूजर्स को, इस साल की भी बन चुकी होती हैं। देखें रिक्वायरमेंट में 15 की गलतियां सही करने को कह रहा है, तो 15 की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी हैं।
लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट सभी रिक्वायर्ड है। बनी है तो ये फिगर्स नजर आ रही हैं। तो बैलेंस शीट आपको नजर आ रही है 2014 की और 2015 की, और आगे प्रॉफिट एंड लॉस नजर आ रहा है आपको 2014 का और 2000 दो बंदों की जगह बना दें इस रो में, 2014 का और 2015 का। आगे प्रॉफिट एंड लॉस में पीबीटी उसी तरह नजर आ रहा है कल वाले सवाल की तरह, टैक्स नजर आ रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नजर आ रहा है। कल वाले सवाल में जो एडजस्टमेंट थी वो दी गई थी सफे के टॉप पर कि रिवाइज्ड आईएफआरएस 2003 में आया था, जिसकी वजह से हमने सोचा कि अब हम भी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दें। कल वाले सवाल में एडजस्टमेंट दी हुई थी सफे के टॉप पे। आज वाले सवाल में सफे के टॉप पे एडजस्टमेंट नहीं दी, पहले उसने डाटा दिया है बाद में एडजस्टमेंट दी है। एडजस्टमेंट क्या है वो पढ़ लें, इधर ही आ जाओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन प्रेपरेशन ऑफ अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऊपर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए इस इंफॉर्मेशन को हमने कंसिडर नहीं किया। पॉइंट 1 रिपेयर। अब जो हजरात लेट आए हैं वो एडजस्टमेंट पढ़ लें जरा जल्दी से। पॉइंट 1 रिपेयर अमाउंटिंग टू 20 million वर डेबिटेड टू मशीन ऑन 1 अक्टूबर 13। रिपेयर मशीन को डेबिट हो गई। इधर देखें, पहले इस चक्कर में नहीं पढ़ना रिपेयर मशीन को डेबिट हुई, पहले आपने ऐसा करना है कि वर्किंग करके फिगर्स निकाल लेनी है। रिपेयर अगर मशीन को डेबिट हुई तो वो मशीन डेप्रिशिएट हो रही होगी। रिपेयर अगर मशीन को डेबिट हुई तो वो मशीन डेप्रिशिएट हो रही होगी। तो पहले मशीन को डेप्रिशिएट इसलिए नहीं करना कि मशीन को उसने भी डेप्रिशिएट किया मैं भी डेप्रिशिएट करूं, इसलिए करना है ताकि पता चले उसने कितना गलत डेप्रिशिएट किया। तो रिपेयर मशीन को डेबिट हुई तो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट उसका ये होगा मशीन डेबिट होगी। मशीन डेबिट होगी तो डेबिट होने की वजह से मशीन डेप्रिशिएट होगी। तो मशीन को उसने डेप्रिशिएट किया पहले साल 1.5 से, अगले साल 2 से। अब ना सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है बल्कि जो उसने एंट्री की थी रिपेयर वॉज डेबिटेड टू मशीन, उस एंट्री को भी रेक्टिफाई करना है। अच्छा, कुछ बच्चे समझते हैं ये एंट्री हर साल करनी है। मेरे भाई रिपेयर मशीन में चली जाए या मशीन रिपेयर में चली जाए, ये दो गलतियां हो सकती हैं। ये दोनों गलतियां खरीदने के साल में होती हैं, क्योंकि कैश कब पे किया जाता है? खरीदने के साल में। तो फिर ये दोनों गलतियां भी कब होती हैं? खरीदने के साल में। तो बताएं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाए, जैसे रिपेयर कराएं फिक्स्ड एसेट में डेबिट कर दें, या फिक्स्ड एसेट खरीदें सस्ता सा गलती से रिपेयर में डेबिट कर दें, ये एंट्री किस साल होती है? हर साल होती है या उस एसेट के खरीदने वाले साल होती है? खरीदने वाले साल होती है, बार बार नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो डेप्रिसिएशन होती है वो फिर हर साल होती है, तो डेप्रिसिएशन हर साल सही करनी पड़ेगी। तो जब भी, एक मिनट, जब भी रिपेयर मशीन में जाए या मशीन रिपेयर में जाए, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, नंबर 1, सबसे पहले आपने कैलकुलेशन कर लेनी है कब खरीदा, उसको डेप्रिशिएट करना है। फिर अब बताएं रिपेयर कहां चली गई? मशीन में। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? बोले बोले बोले, रिपेयर डेबिट, पीपी क्रेडिट। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लेट आने वाले हजरात सुने। ये एंट्री जब आप कर लिया करेंगे ना तो फिर आपके जहन में सवाल आएगा कि अब मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने कैसे करनी है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है या रिवर्स करनी है। उसका आसान तरीका इनको बताया मैंने कि पीपी कम हो रहा है तो एक रूल है, पीपी कम होता है तो डेप्रिसिएशन कम होती है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है। पीपी कम होता है डेप्रिसिएशन कम होती है। डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है। वाई? बैलेंस शीट के फेस पे बुक वैल्यूज नजर आ रही हैं, इसलिए एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है। असल एंट्री है डेप्रिसिएशन कम होने की, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन क्योंकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो पीपी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। जी मोहतरम, कौन सा वाला? किससे कैरी डाउन का इफेक्ट? दोबारा पूछो सवाल। हाँ, 14 के अंदर हमने उसे कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है ठीक है।
यानी किस फिगर का इफेक्ट आप पूछना चाह रहे हो? हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं भाई? नहीं नहीं, सही किया, 14 में सही नहीं किया। इधर सुने, सफे के टॉप पे आए, ये 14 में सही नहीं हुआ। 14 में सही हो जाता फिर तो 20 को 2014 में ठीक कर दिया, 15 में क्यों नहीं ठीक किया, ये पूछ रहे हो? ये अच्छा, ठहरो ठहरो, एक तो इसके सवाल के इंटरप्रेटर बड़े आ गए हैं, तू सवाल पूछ दोबारा। 14 में ठीक नहीं किया, बिल्कुल नहीं ठीक किया, ये गलती अभी पता चली, हमें 14 में पता नहीं चली थी। क्या चीज? हाँ हाँ, लेकिन यहां पे खड़े होकर बताओ, इस साल भी गलती हो चुकी है, इस साल भी गलती हो चुकी है। मैंने आपको क्या बताया, हम सवालों में कहां खड़े होते हैं? यहां, ये बात हमेशा याद रखना, हम सवालों में यहां खड़े होते हैं, यहां खड़े होकर पता चलता है इस साल ब्लंडर हुआ है। अब इस साल भी डिप्रिशिएट हुआ होगा, इस साल भी डिप्रिशिएट हुआ होगा, इस साल खरीदने की वजह से गलती से रिपेयर रिकॉर्ड हो गई होगी, वो सॉरी पीपी रिकॉर्ड हो गया होगा, उससे रिवर्स किया। तो वी ऑलवेज स्टैंड हेयर इन ऑल IAS 8 क्वेश्चंस। IAS 8 के सारे क्वेश्चंस में हम यहां खड़े होकर पता चलता है कि पिछले साल क्या गलती हुई है। ओके, अच्छा जी, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताएं, इनकी नेचर, 1 और 2 की नेचर बताएं। पहले वाला एरर है और सेकंड क्या है? चेंज इन एस्टीमेट, अंदाजे का बदल जाना। चेंज इन एस्टीमेट, अंदाजे का बदल जाना। इस सवाल के करने से पहले आप हजरात एक छोटा सा सवाल लिखें। लेफ्ट साइड पे सफा खाली है, आपके लेफ्ट साइड पे सफा खाली है, इसको यूज करें। लिखें चेंज इन एस्टीमेट एग्जाम्पल, चेंज इन एस्टीमेट एग्जाम्पल। We purchased an asset costing rupees 200, residual value 20, life 9 years, date of purchase, life 9 years, date of purchase 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006। इन 2008 its remaining life is only 4 years with new residual value. Its remaining life is only कितने? 4 years with new residual value of rupees 12, with new residual value of rupees 12. ओके, कॉस्ट कितनी थी? 200। अच्छा जी, सारे इधर देखें, ये इसको कहते हैं चलते चलते इसको एरर नहीं कहते, इसको कहते हैं चलते चलते एसेट की लाइफ बदल जाना, उसकी रेजिडुअल वैल्यू बदल जाना। डेट ऑफ परचेज बता दें। 2006, 2007 और 2008। 8 तो साल है जिसमें अंदाजा बदला है। जी, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि किस किस साल हमारा साथ देगा। इस साल कितने का, इस साल किस साल खरीदे? 2006 में 6, 7,
8 एंड सो ऑन। हमारा ख्याल था कितने साल हमारे साथ चलेगा, 9 साल हमारे साथ चलेगा। तो खरीदा कितने का, 200 का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन 20। ओके, 100 माइनस 20 WDV 80। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड है, सवाल खामोश है। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, 200 का खरीदा हुआ, ओके सॉरी। अच्छा जी, तो अगले साल डेप्रिसिएशन भी कितनी आ गई, 20। 200 माइनस 20 माइनस 20 160। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर 2008 and what is the formula for depreciation for 2008? That is WDV on 1 जनवरी 2008 minus new residual value divided by remaining life. Is it so? What is the WDV at the time estimate is changed? 160. What is the new residual value? 12. Okay. What is remaining life? 4 years. 4. G. Depreciation? 37. Exact? 37. Clear? Okay. ये जो 37 है, अब रिमेनिंग लाइफ कितने साल रहेगी है? 4 साल। रिमेनिंग लाइफ कितने साल रहेगी है? 4 साल। मोहतरम किंग, जिनकी स्वेटर पे किंग, रिमेनिंग लाइफ कितने साल है? 4 साल। 1 2 3 4। यहां फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा, यहां फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। कैलकुलेटर पकड़े और समझना है बात, समझना है। इस पे लिखें 200, शॉर्टकट लगा लेते हैं। 200 माइनस 20 इंटू 2 माइनस 37 इंटू 4 माइनस 37 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस 12। यानी एसेट डेप्रिशिएट करता करता रेजिडुअल वैल्यू पे आ जाता है। अपनी लाइफ के एंड पे एसेट किस पे पड़ा होता है? 0 पे पड़ा होता है। हाँ, तब 0 पे पड़ा होता है जब रेजिडुअल वैल्यू 0 होती है। लेकिन तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 12। तो इसका मतलब है हमने सारी कैलकुलेशन सही की है, मैंने आपको चेक भी करा दी। ठीक है जी। पहले साल हमने कौन सा मेथड लगाया? स्ट्रेट लाइन। दूसरे साल स्ट्रेट लाइन, तीसरे साल भी स्ट्रेट लाइन, चौथे साल भी स्ट्रेट लाइन, हर साल स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट नहीं उठाते जब लाइफ बदल जाती है। क्या उठाते हैं? और रेजिडुअल वैल्यू कौन सी माइनस करते हैं? न्यू रेजिडुअल वैल्यू। आप में से ही एक बच्चा था, काफी पुरानी बात है, 2-3 साल पहले, उसने न्यू रेजिडुअल वैल्यू की एब्रीविएशन निकाली थी, NRV। अच्छा, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो it is the depreciation of 2008. If you want to calculate WDV, you can. बहरहाल आपको ये बात आज याद हो जानी चाहिए हमेशा के लिए कि आप 37 को 37 4 साल रह गए, 4 साल डेप्रिशिएट करेंगे तो लाइफ के एंड पे ये 12 रुपए पे पड़ा होगा। WDV निकालनी है, निकालने इसका कोई फायदा नहीं है। 160 माइनस 37 123। ओके, हाँ भाई का सवाल है, कल वाले सवाल में, प्लांट वाले सवाल में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्यों नहीं लिया? कोई जवाब दे। उसमें एक लाइन थी, प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, अभी भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। ओके, कल वाले, अगले साल भी रिपेयर एंड डेबिट पीपी क्रेडिट वाली एंट्री क्यों नहीं कर रहे? ये पूछना चाह रहे हो? जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तब वो सारे सालों का इकट्ठा ही करेंगे, कल वाले तरीके पे बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है भाई, इसको ये प्लीज आपके जहनों में बार बार ना आए कि रिपेयर डेबिट पीपी क्रेडिट वाली एंट्री दूसरे साल क्यों नहीं हो रही। कल वाले सवाल में सुने क्या था? कल वाले सवाल में बैंक को इंटरेस्ट हर साल पे कर रहे थे। जब इंटरेस्ट हर साल पे कर रहे थे तो पीपी डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट हर साल करना पड़ा था। ये जो मैंने कहा, जो एसेट खरीदा होता है और गलती से रिपेयर में चला जाए या रिपेयर गलती से एसेट में चली जाए, वो लाइफ में एक ही दफा एंट्री होती है। हाँ, उसकी डिडक्शन बार बार आती है।
अच्छा, अब जब वो बात अपनी जगह कल वाली, अब क्या होगा, जब मैं प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा तो ये साल देखूंगा, फिर प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा ये साल देखूंगा, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो फिर इसके लिए सिर्फ ये साल देखूंगा, लेकिन जब इस साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये साल भी देखूंगा, ये साल भी देखूंगा। ओके, जी, it is an original depreciation. It is original depreciation. It is original depreciation. It is original depreciation. ये सारे सालों की ओरिजिनल डेप्रिसिएशन है। अच्छा जी, अब हम मुझे बताएं ऐसा क्यों नहीं हमने किया, एक और काम भी कर सकते थे, जरा सोचें, एक और काम भी कर सकते थे। यहां पे खड़े होकर पता चला है रिमेनिंग लाइफ 2004 रह गई है, तो पुरानी जो गुजर चुकी है, जो गुजर चुकी, यहां पे खड़े होकर यही पता चला है ना इस एसेट ने हमारे साथ कब तक रहने, मुझे तो यही पता चला है 2011 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को ये एसेट चीख मारेगा और मरेगा नहीं, इसकी रेजिडुअल चीख मारने की वजह से असरात इतने होंगे कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू 12 रह जाएगी। तो 2011 तक इस एसेट ने हमारे साथ रहना है। तो एक काम और भी हो सकता था, क्या आप कहते जी इसकी रिमेनिंग लाइफ रह गई है 4, गुजर कितनी गई है, गुजर कितनी गई है 2, तो ऐसा करें इसकी लाइफ ले लेते हैं 6 साल, और यही डेप्रिसिएशन गलत है, और क्या करें 200 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6 और रीस्टार्ट करके डेप्रिसिएशन दोबारा निकालना शुरू कर देते, शुरू करके रीस्टार्ट कल वाले से वो करना करें, वो कोई और बात थी, आज कोई और बात हो रही है, तो यहां से शुरू करके दोबारा डेप्रिसिएशन निकालना शुरू कर देते। तो भाई इट इज रॉन्ग, ये बात गलत है, ये FR1 में आपने ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा कि ऐसा करना शुरू करें। समझ आ रही है? दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको पता चल गया रिमेनिंग 4 है और आपको पता है कि जो गुजर चुकी है वो 2 है, तो फिर 200 पकड़ो, सही रेजिडुअल वैल्यू पकड़ो और सही वाली लाइफ पकड़ो और इसको यहां से दोबारा डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो। फिर अगले साल अंदाजा बदला, ओ तेरी है, अगले साल भी तो अंदाजा बदल सकता है, फिर दोबारा इधर ही आ जाओ, फिर तो यही करते रहोगे पूरी जिंदगी। तो इसलिए स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है मेरे भाई, ये जो आपकी लाइफ का बदल जाना है ये एरर नहीं है, ये तो एक अंदाजा था जो आपने लगाया था। यहां पर अंदाजा था 9 साल चलेगा, तो 9 साल की बुनियाद पे जो डेप्रिसिएशन है डेट इज करेक्ट, 9 साल की बुनियाद पे जो डेप्रिसिएशन है डेट इज करेक्ट। अब 4 साल की बुनियाद पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। ये जो मैं सेकंड ऑप्शन आपको बता रहा था दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। वो क्या, प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट ये है जब लाइफ बदली तब से चेंज शुरू कर दो। रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट वो मैं आपको बता रहा था वो ये थी। रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट क्या होती कि 4 साल रह गए, 2 साल गुजर गए हैं, तो लाइफ टोटल कितनी है 6 साल, तो यहां से 6 साल की बुनियाद पर डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो। दैट इज नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है। कब अलाउड नहीं है? नंबर 1, एसेट की लाइफ बदल रही हो, डेप्रिसिएशन का मेथड बदल रहा हो, रेजिडुअल ये एसेट की लाइफ फिक्स होती है या वक्त गुजरने के साथ बदल भी सकती है, रेजिडुअल वैल्यू कहीं फिक्स होती है या वक्त गुजरने के साथ बदल भी सकती है। डेप्रिसिएशन एसेट के बेनिफिट देने का पैटर्न बदल भी सकता है, कभी स्ट्रेट लाइन पे बेनिफिट दे रहा होता है, कभी डिमिनिशिंग बैलेंस पे। तो इसलिए अकाउंटेंट्स इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कभी लाइफ बदल रही हो, कभी रेजिडुअल वैल्यू बदल रही हो, या कभी जो है वो आपका डेप्रिसिएशन का मेथड बदल रहा हो, तो उसको प्रोस्पेक्टिव एडजस्ट करना है, रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट नहीं करना। अगर रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट करना होता तो क्या करते बताएं? इसको करते प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है। अगर रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट करना होता क्या करते? वापस आके यहां से शुरू करते और 200 माइनस 12 डिवाइडेड बाय, और फिर इस 20 के साथ में लिखता है ये रॉन्ग है, बट इट इज नॉट रॉन्ग। ओके, सो इट इज एन आइडियल अकाउंटिंग, इट इज एन आइडियल अकाउंटिंग, ये आइडियल अकाउंटिंग है। इससे हटके जो भी होगा वो गलत होगा। इट इज एन आइडियल अकाउंटिंग एंड इट इज एन अकाउंटिंग ऑफ चेंज in how we adjust change in estimate. How we adjust change in estimate. We always make
prospective adjustment in estimate. We always change. What does prospective adjustment means? Current change. What does prospective adjustment mean? Change current and future periods only. How future? What's here? 37. And do not touch the past years. The thing which has happened, let it, उसको इग्नोर करें, छोड़े पड़े. तो ये 3 अल्फाज आपने याद रखने हैं. नंबर 1, चेंज इन एस्टीमेट. चेंज इन एस्टीमेट की मिसालें दे दें 3. लाइफ का बदलना, रेजिडुअल वैल्यू का बदलना, डेफिनेशन का मेथड बदलना. ये चेंज इन एस्टीमेट की 3 मिसालें हैं. चेंज इन मिसाल को कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या मतलब है प्रोस्पेक्टिव का? जिस साल अंदाजा बदला उस साल की डेफिनेशन छेड़ो और उससे अगले सालों की डेफिनेशन छेड़ो. उसके बाद डेफिनेशन को छेड़ना बंद कर दो. चेंज करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स ओनली. क्या चीज? डेप्रिसिएशन का डिडक्शन उसको कैसे डिस्क्लोज करो? कौन सा जो 20 आ रहा है? अब वो मैं बताता हूँ. अच्छा जी, IS 8 के सवालों में AC बंद करा. अच्छा जी, IS 8 के सवालों में क्या होता है? इन दिस ईयर अकाउंटेंट क्या गलती करेगा? इन दिस ईयर बोले अकाउंटेंट क्या गलती करेगा? इन दिस ईयर अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स रॉन्ग डेप्रिसिएशन. बोले ना, आगे कुछ बोल रहे हैं. इन दिस ईयर अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स रॉन्ग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹20. या तो उससे डायरेक्टर्स कम्युनिकेट नहीं करते कि हमने लाइफ बदल दी है, या उसको पता भी होता है, उसे समझ नहीं आती अकाउंटिंग कैसे करनी है. तो वो क्या करता है, वो बेचारा, उसको कहते हैं बस 20 ही है डेप्रिसिएशन. वो कहते हैं बस मुझे पता है 200 का खरीदा था, 20 रेजिडुअल वैल्यू थी और 9 साल इसकी लाइफ है, बस ठीक है. तो IS 8 के सवालों में ये हुआ करेगा. इन दिस ईयर अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स रॉन्ग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹29. नॉर्मली इट हैपन्स, ये ऐसा हुआ करेगा. इट हैपन्स इन IS 8 क्वेश्चंस. IS 8 के क्वेश्चंस में क्या हुआ करेगा? नॉर्मली अकाउंटेंट, अगर सवाल साइलेंट हो गया तब भी आपने अज्यूम करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात किया है. अगर सवाल साइलेंट होगा तब भी आपने अज्यूम करना है कि अकाउंटेंट जो है वो जो पुरानी डेप्रिसिएशन थी, पुराने तरीके वाली, वो निकाल चुका हुआ है. आपने इसे अब क्या करना है? रेक्टिफाई करना है. बच्चे पता क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं, पेपर में चेंज इन एस्टीमेट का सवाल IS 8 का आता है तो बच्चे डेप्रिसिएशन की एंट्री 37 से कराते हैं. मिसाल के तौर पे ये हमारा साल है, यहाँ एंट्री कर देंगे डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेशन क्रेडिट 37. हालांकि 37 से नहीं करनी होती, अकाउंटेंट ने 20 से कर दी होती है. ये बहुत बड़ी एरर है जो लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने अलग बनाया. ये ब्लैक में, ये आइडियल अकाउंटिंग है. तो अकाउंटेंट 20 से कर चुका है. नाउ व्हाट यू विल डू इन पेपर, बोले डेप्रिसिएशन को 17 से बढ़ा दो. आप पेपर में क्या करेंगे? व्हाट टू डू इन पेपर, व्हाट टू डू इन पेपर. पेपर में आप डेप्रिसिएशन को कितने से बढ़ा देंगे? 17 से बढ़ा देंगे. आजो भाई, आगे आजो. अच्छा, इसकी वजह क्या होता है कि अकाउंटेंट जो है वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुका होता है. IS 8 के सवालों की एक ब्यूटी है, इसमें आप देखेंगे उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करके दे देता है. तो तैयार करके दे देता है, इसका मतलब है अकाउंटेंट ने सब कुछ कर लिया हुआ है. अगर सब कुछ कर लिया हुआ है तो किस बुनियाद पे उसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी? फिर अगला सवाल ये है. तो उसका जवाब ये है कि पुराने अंदाजे के ऊपर. उसे नई बात पता ही नहीं चली होगी.
Okay, my first question, what are the examples of change in estimate? Change in residual value, change in depreciation method, change in useful life. How we adjust change in estimate? No adjustment in past, only adjust current and future years. Only adjust current and future. It is called as prospective adjustment. अच्छा, कल हमने प्रोस्पेक्टिव नहीं की थी, कल हमने क्या की थी? रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट की थी। आपको याद है पुराने साल में जाके भी प्लान डेबिट इंटरेस्ट रेट एंट्री की थी, क्योंकि डेट वाज नॉट चेंज इन एस्टीमेट, डेट वाज चेंज इन पॉलिसी। परसों या तरसों हमारी क्लास होगी जिसमें हम बड़ी आधा पौना घंटा इस पे बात होगी, व्हाट इज पॉलिसी, व्हाट इज चेंज इन एस्टीमेट, व्हाट इज एरर। ये तीन चीजें हैं स्टैंडर्ड के अंदर, और तीनों चीजें हमने पढ़ ली हैं। कल हमने चेंज इन पॉलिसी पढ़ी थी, आज एडजस्टमेंट नंबर 1 हमने एरर पढ़ी है, और अभी एक एडजस्टमेंट पढ़ाने लगा हूं, चेंज इन एस्टीमेट। अच्छा, नाउ इट इज रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट एंड इट इज प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। It is retrospective adjustment and it is prospective adjustment. Why? We are standing here in IS 8 question. हम IS 8 के सवालों में यहां खड़े हुए हैं। यहां खड़े हुए हमें पता चला कि पिछले से पिछले साल, कैसे पता चला ये एरर है, कैसे पता चला ये पास ईयर एरर है। सवाल में लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 13, और हम खड़े यहां होते हैं IS 8 के सवालों में, आखिरी दिन तक के लिए बता रहा हूं, हम खड़े यहां होते हैं। यहां खड़े होकर हमें पता चला कि 1 अक्टूबर 13 को जब कैश देने गए तो गलती से पीपीई में डाल दिया। इट इज अ ब्लंडर, इट इज एन एरर, ये एरर है। तो ये तो आपकी गलती है, आपने ऐसा किया। तो एरर को कैसे एडजस्ट करते हैं? रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? पास्ट को भी बदले, करंट को भी बदले। अब फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा क्योंकि आपने पास्ट और करंट को बदल दिया। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 के साथ लिखें एरर, रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। ये एरर है, प्रूव मी इट इज एरर, साबित करें मुझे ये एरर है। was erroneously debited, बॉक्स लगाएं, was erroneously debited। was erroneously debited से क्या पता चला? एरर। how we adjust the error? What does retrospective means? Past year से शुरू करें चेंज करना, past year से शुरू करें चेंज करना। What happened today? Change in life and residual value. Change in life and residual value. How it will be adjusted? What does it mean? Only put effect on current and फ्यूचर ईयर्स, करंट और फ्यूचर ईयर्स की। चेंज इन एस्टीमेट की तो इतनी मिसालें हैं, इतनी मिसालें हैं कि बस चेंज इन एस्टीमेट की मिसालें मैं देना शुरू करूं आपको, इतनी मिसालें अकाउंटिंग में पढ़ी हुई हमने। प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट, प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट ब्रॉट डाउन। अंदाजा था 10 रुपए के मोबाइल लोग सही कराने आएंगे। इस साल और साल की वारंटी हम देते थे। इस साल पिछले साल वाले 7 आए, किया था सवाल। इस साल पिछले साल वाले 7 आए और इस साल वाले कोई आए, जितने भी आगे 8 आ गए, वो वैसे ही है। पिछले साल वाले कितने आए? 7। अब अच्छा, किसी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी थी कि सेल के 4% पे प्रोविजन रिकॉर्ड करते थे। बताया था मैंने आपको, इस सवाल किया था, सेल के 4% पे प्रोविजन रिकॉर्ड करते थे। ये तो इनका एक्सपेंस फॉर द ईयर है। लेकिन एक और काम मैंने आपको कराया था, मैंने कहा था आपको खुशी होगी, 10 रुपए वाले को अगर 7 रुपए दें तो 3 रुपए की आपको खुशी होगी। खुशी मैंने कहा था इस साइड पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मुनासिब है इस साइड पे माइनस साइन के साथ रिकॉर्ड कर लें। It is change in estimate. The estimate was 10, however the actual payment was 7. How change in estimate is accounted for?
prospectively change any current year, change only current year, do not affect the past. एक ऑप्शन ये भी हो सकती है ना, पास्ट में जाके 3 की इनकम रिकॉर्ड करें, उसकी भी बड़ी नॉर्मल सी एंट्रीज होती हैं, पास्ट में एंट्रीज करना हमने सीख लिया, पिछले साल भी जाके इनकम रिकॉर्ड हो सकती है, कोई मसला नहीं, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग को छेड़ दें, सब सारी एडजस्टमेंट हो सकती है बिल्कुल, बट वी डू नॉट डू इट, करते कोई मसला नहीं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स, टाइम निकाल के आइएगा। चेंज इन एस्टीमेट की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इसी तरह बन जाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, वो भी गलती से साथ सही करते हैं। एक और आपको मिसाल दे दूं चेंज इन एस्टीमेट की, ये 2010 है, ये 2011 है, इधर आपने खड़े होकर एंट्री की सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 10 रुपए से, अगले साल टैक्स देने गए, गवर्नमेंट ने कहा 11 रुपए दो, गवर्नमेंट ने कहा 11 रुपए दो, आपको पता है 10 का टैक्स 11 के शुरू में ही पे कर देते हैं, अगले साल टैक्स देने के गवर्नमेंट ने कहा 11 रुपए दो, सीटीपी डेबिट, मैंने कहा था, हाँ आपको तरतीब से चलाता हूं, पहले मैंने कहा था गवर्नमेंट ने 11 रुपए मांगे, कितने रुपए ज्यादा मांगे, क्या एंट्री करें, सीटी प्रायर डेबिट और सीटीपी क्रेडिट कितने से, 1 से, और फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दें, सीटीपी डेबिट कैश क्रेडिट, 11 से 10 से लाइबिलिटी रिकॉर्ड की, 1 रुपए से इंक्रीज की, 11 से पे कर दी। नाउ बताएं अब क्या मैंने इस 1 रुपए को लाके इधर रिकॉर्ड किया, आपको याद है प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे इस 1 रुपए को हम शो करते हैं, इसी साल अलग लाइन डाल के सीटी डीटी और एक और नीचे लाइन आती है सीटी प्रायर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इट इज अ प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, अंदाजा, इट वाज अंदाजा, इट इज नॉट एन एरर, अंदाजा था 10 आएंगे, आए 7, अंदाजा था 10 टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने कहा नहीं 11 दे दो, अंदाजा था, अंदाजा बदल जाता है, कोई मसला नहीं, अंदाजे बदलते रहते हैं। तो देयर आर 4 एग्जांपल्स ऑफ चेंज इन एस्टीमेट व्हिच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। नंबर 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमें लग रहा होता है चीज पिछले साल की है, लेकिन हम पिछले साल को जाके नहीं एडजस्ट करते, बल्कि क्या करते हैं, चेंज ओनली करंट एंड फ्यूचर पीरियड। तो चेंज इन एस्टीमेट की एग्जांपल्स लिख लें, ये सारी पढ़ ली नहीं है आपने, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड करंट टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और करंट टैक्स प्रोविजन। इन सबको क्या कहते हैं, नहीं प्रोस्पेक्टिव नहीं कहते, इन सबको क्या कहते हैं, इनको ट्रीट कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पिछले साल को बदलने की इजाजत नहीं है, सिर्फ इस साल को बदलो और अगले सालों को बदलो। अच्छा, अब आप हजरात ने मुझे बताना है कि ये 3 रुपए किस साल एडजस्ट किए, इसी साल, इसी साल के एक्सपेंस को काउंट, इसलिए प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। अच्छा, अब आप हजरात ने एक चीज बतानी है मुझे, एक सवाल आया था, उसमें लिखा हुआ था कि एक एसेट है, उसकी लाइफ है 10 साल, 2 साल बाद पता चला नहीं लाइफ रहेगी है 3 साल, व्हाट इज दिस, चेंज इन एस्टीमेट। एक एसेट की रेजिडुअल वैल्यू थी 50, 4 साल बाद पता चला नहीं रेजिडुअल वैल्यू 20 है, इट इज चेंज इन एस्टीमेट। एक लाइसेंस खरीदा था जलाल, उसकी उम्र थी 10 साल लाइसेंस की, 2 साल बाद पता चला कि अकाउंटेंट जो है उसको 15 साल पे अमोर्टाइज कर रहा है,
लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स खोले तो पता चला कि लाइसेंस की उम्र 10 साल थी और अकाउंटेंट पहले दिन से 15 साल पे अमोर्टाइज कर रहा है। वाई एरर? क्योंकि लाइसेंस की तो एक लाइफ होती है ना, जब लाइसेंस की लाइफ होती है, लाइसेंस पे लिखा हुआ है कि लाइफ 10 साल है और 2 साल गुजरे तो 2 साल बाद अकाउंटेंट से पूछे यार तू कैसे अमोर्टाइज कर रहा है, कहते हैं मैं 15 साल पे अमोर्टाइज कर रहा हूं। और भाई तुझे पता नहीं लाइफ और लीगल और शॉर्टर पे करते हैं वो तो 10 साल बस लीगल लाइफ है, तो इससे ज्यादा पे कैसे वो कहते हैं मुझे तो वो लाइसेंस वाला सफा ही नहीं मिला था, वो लाइसेंस वाला सफा मुझे मिला होता तो मैं फिर सही कर लेता। बताएं अब इट इज एन एरर और इट इज अ चेंज इन एस्टीमेट एरर। तो ये पक्का नहीं है, सवाल की इंग्लिश पढ़ के जज किया करेंगे। बहरहाल अभी तो आज बात शुरू होगी, मिसालें इसकी बड़ी आएंगी। तो चेंज इन एस्टीमेट की बहरहाल 4 मिसालें ज़बानी बता दें। फिक्स्ड एसेट की लाइफ बदलना, रेजिडुअल वैल्यू बदलना, डेप्रिसिएशन मेथड बदलना। और नेक्स्ट प्रोविजन फॉर वारंटी। 10 का अंदाजा लगाया था, 7 पे हुए तो कोई नहीं, ये 3 खर्च असल में 3 तो इनकम पिछले साल की है लेकिन इसी साल रिकॉर्ड कर लें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड इन द लास्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का अंदाजा। ओके अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें सवाल की। कम बैक टू सवाल जिथे पॉइंट टू ऑन यकम जुलाई 14 हमारे साल के कब हमारे साल के पहले दिन। ऑन यकम जुलाई 14 हमारे साल के पहले दिन WL reviewed the life of its plant। WL ने अपने प्लांट की लाइफ क्या कर ली, रिव्यू कर ली। अच्छा प्लांट की लाइफ रिव्यू करना एरर है? नहीं, ये एरर नहीं होगी, फिर ये एरर नहीं होगी। WL reviewed the life of its plant and revised it from 5 to 8। The plant was purchased on Yakam July 13 at a cost of 70 million। ओके इस सवाल को आके अमेंड करें, अमेंड नहीं करें, इस सवाल में एडिशन करें, रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन के अंदर आए। एक लाइन लिखवाइए, आपको लाइन क्या लिखवाई है सवाल के अंदर, किधर लिखा है सवाल, लाइन क्या लिखवाई है सवाल के अंदर, लाइफ इज ओनली 4 years। लाइफ कितनी रहेगी है, इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 4 years। लिखवाई है सवाल में लाइन ढूंढने, इस सवाल में लाइन ढूंढने लिखवाई है क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखवाई है, इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली, मिल गई लाइन। अच्छा जी, इस सवाल के अंदर मैंने लाइन लिखवाई है, इट्स रिमेनिंग लाइफ इज ओनली 4 years। अगर इसकी जगह लिखा होता, इसकी जगह लिखा होता, स्टार डाल के लिख लें, टोटल लाइफ इज नाउ 6 years, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते? अगर इस सवाल में लिखा होता टोटल लाइफ इज नाउ 6 years, फिर क्या करते? सॉल्यूशन में क्या चेंज आती? इट्स टोटल लाइफ इज नाउ 6 years। टोटल लाइफ 6 साल है, गुजर कितनी चुकी है, 2, और टोटल कितनी सवाल कह रहे हैं, 6 माइनस 2 4। तो बताएं रिमेनिंग लाइफ देने के कितने तरीके हैं? एक तरीका रिमेनिंग लाइफ दे दे, दूसरा तरीका क्या है, रिमेनिंग लाइफ ना दे बल्कि कौन सी लाइफ दे दे, अगर टोटल दे देता और आप उसमें से 2 माइनस कर देते, बोले तो क्या निकल आती, रिमेनिंग लाइफ निकल आती। तो इस एडजस्टमेंट देने के कितने तरीके हैं, 2। अब जो हम सवाल कर रहे हैं उसमें जरा देखें उसने रिमेनिंग लाइफ दी है या टोटल दे दी है। पहले भी टोटल दी है 5 और फिर बाद में भी 5 से 8 हो गई। ये 5 ओरिजिनल टोटल लाइफ थी और ये 8 नई वाली टोटल लाइफ है, लेकिन टोटल स्टिल रिमेन्स, टोटल ही टोटल है, रिमेनिंग सवाल में नहीं दे रहा। एक एसेट की उम्र कितनी थी, 5, अब कितने साल है, 8। रिमेनिंग अब मुझे नहीं पता, रिमेनिंग आप खुद ही निकाल लें और ये कैलकुलेशन कर दें आप मुझे।
नहीं, वो पॉलिसी है, वो मैं बताऊंगा क्या है, उस पर बात होनी है पूरी एक दिन, रिवोल्यूशन क्या है। ओके भाई, यकम जुलाई 13 को खरीदा था, यू मे से इट वर्किंग नंबर 3, यू मे से इट वर्किंग नंबर 3 समझने के लिए। ओके कितने का खरीदा? 70। 70 minus 0 divided by 5 is equal to 14. Okay? Okay, watch here. If nothing worse happens, भाई आखिर में इधर देखो, if nothing worse happens, then 14, 14, 14, 14 and 14. ज्यादा तो नहीं होगी? नहीं, ज्यादा नहीं हुआ, 14, 5 साल। If nothing worse happens, तो its life is 5 years. 14 डेप्रिशिएट हो जाएगा और फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। बट ऑन यकम जुलाई 14, on Yakam July 14, we reviewed the life. And we said now it's now 8 years. How many are past? अब तरीका क्या हुआ करेगा, यकम जुलाई 14 की डेट को पकड़ के यकम जुलाई 13 से कंपेयर करेंगे। कई दफा परेशान करने के लिए यकम जुलाई 14 की डेट नहीं देता, कहते हैं इन 2015, वो यकम जुलाई 14 ही बनता है। जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको तो ज्यादा बेहतर पता है। इन 2015 यानी यकम जुलाई 14। ऑन यकम जुलाई 14 द मैनेजमेंट रिवाइज द लाइफ, मैनेजमेंट ने लाइफ रिवाइज कर दी फ्रॉम 5 to 8। अब 5 की बजाय कितने साल यूज होगा? 8 साल। यूज कितना हो चुके हैं? तो बकाया लाइफ 7 साल। अच्छा WD में अब हम 56 को यूज करेंगे, तो 56 माइनस 0, न्यू रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन, डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 8 8 8। टोटल लाइफ कितने साल है? 8 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस ये इस तरह फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगा, इस तरह फुल्ली डेप्रिशिएट। 2016 में डेप्रिशिएट होगा, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में। इट ओनली चेंजेस करंट ईयर एंड future years. It do not affect the previous year. Okay, it's all original. It's ideal accounting. It's ideal accounting. It's ideal accounting. Leave it. छोड़े, ये तो हमारे अभी सवाल का इशू नहीं है। मैंने काटा इस वजह से नहीं है, गलत है। मैंने किस वजह से काटा है कि हमारे सवाल के रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है ये। अच्छा भाई, ये लिखा नहीं हुआ करेगा मोहतरम, प्लीज IAS 8 में ये लिखा नहीं हुआ करेगा कि अकाउंटेंट ने 14 डिप्रिशिएट कर दिया हुआ है। ये कैसे पता चलेगा अकाउंटेंट ने 14 डिप्रिशिएट कर दिया हुआ है? मोहतरम पहली लाइन लिखी हुई है सवाल में, वंडर लिमिटेड इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंप्रिहेंसिव इनकम। भाई अकाउंटेंट बैलेंस शीट भी बना चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना चुके हैं, हत्ता के PBT निकाल के टैक्स भी निकाल चुके हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचा हुआ है। तो फिर उसने कौन सी डिप्रिसिएशन चार्ज की होगी? इन 2 लाइनों के ऊपर एक लाइन पढ़े लिखी हुई है, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। ये तो उसको पता ही नहीं लाइफ बदली है। तो फिर ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी वाली डिप्रिसिएशन है? उसको तो नीचे पता नहीं लाइफ बदली है, तो ऊपर फिर कौन सी डिप्रिसिएशन है? तो ये मेरे भाई IAS 8 में ना वाज़ेह तौर पे आपको नहीं मिला करेगा कि अकाउंटेंट ने 14 डेप्रिशिएट कर दिया है, या आप हमेशा अज्यूम किया करेंगे कि अकाउंटेंट को ये बात अगर नहीं पता कि लाइफ बदली है तो जो पता है वो तो उसने किया होगा। ओके, चार्ज्ड बाय अकाउंटेंट बताएं। चार्ज्ड बाय अकाउंटेंट बेस्ड ऑन ओल्ड एस्टीमेट 14। ओके, नाउ what is original?
8. What is wrong? 14. What is rectifying? जी, डेप्रिसिएशन को 14 से 8 पे ले जाओ जी, डेप्रिसिएशन को 6 से कम कर दो। डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री। चेंज इन एस्टीमेट विल नॉट अफेक्ट पास्ट ईयर, इट विल ओनली अफेक्ट ओवर ईयर। याद रख लें, चेंज इन एस्टीमेट की जितनी एडजस्टमेंट्स होनी है ना, जब हम यहाँ खड़े देखें चेंज इन एस्टीमेट की जितनी एडजस्टमेंट्स हुआ करेंगे, हम यहाँ खड़े हुआ करेंगे, सारी इस साल में कर दिया करेंगे, सारी। सिर्फ करंट, फ्यूचर ईयर्स को तो मैं छेड़ नहीं सकता ना, वो तो भी हमारे देखेंगे। चेंज इन एस्टीमेट विल ऑलवेज अफेक्ट करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स। मैं करंट ईयर में एडजस्टमेंट कर दें। करंट ईयर में कितनी एडजस्टमेंट करनी है जी? डेप्रिसिएशन 6 से कम करनी है। डेप्रिसिएशन कम करने की एंट्री, रेफरेंस वर्किंग 3, वर्किंग 3 से मैंने फिगर निकाली है, डेट इज 6। यहां पे अगर आपने इस तरह साल बनाने हैं बेशक बना लीजिएगा, लेकिन ये वाले साल इन एनी केस ना बनाइएगा। इस तरह ना खोल के पेपर में कीजिएगा 14, 15, ये वाले साल ना बनाइएगा। बस सिंपल पेपर में क्या कीजिएगा, 70 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये किस साल की डेप्रिसिएशन आ गई? 2014 की। पेपर में बस इस तरह करना है। और 2015 की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस 14 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय, बस पेपर में इतना सा कर दीजिएगा 8, और यहां क्या कर दीजिएगा 14 और 8 का डिफरेंस, ऐसे 14 और 8 का डिफरेंस 6। उस पेपर में ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना। यहां तक आपने देखें इधर, यहां तक आपने FR1 में पढ़ा हुआ था। FR2 में आपको पता चला कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी हैं और ये एडजस्टमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटेंट ने ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, इसको आपने रेक्टिफाई करना है। यहां तक कि अकाउंटिंग FR1 में भी है। ओके, टेल मी व्हाई एडजस्टमेंट नंबर 1 इज पास्ट ईयर एरर and tell me why adjustment number 2 is change in estimate. Erroneously debited to machine, it is an error. Point 2, reviewed the life, so it is a change in estimate. It was a supporting working, it was a supporting working, now it is of no need. It was a supporting working, now it is of no need. It is main working, जिस पे पूरा सवाल अब खड़ा होगा। कल हमने इस तरह की वर्किंग की थी, प्लान डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट, प्लान डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट, कल इस तरह की वर्किंग की थी, उस पर फिर पूरा सवाल की बेस बनी थी। तो ये सपोर्टिंग वर्किंग्स को मैं मिटा रहा हूं। इस वर्किंग की बुनियाद पर मेरी नजर में सवाल खत्म हो गया है, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप प्रॉफिट लॉस के फेस पे लानी है, वो आपको कल तरीका सिखाया था। बैलेंस शीट के फेस पे लानी है, वो तरीका कल सिखा दिया था। अब इस डेटे को प्रॉफिट लॉस के फेस पे लाना है, बैलेंस शीट के फेस पे लाना है, नोट बनाने हैं, रिवीजन होगी, जाहिर बात है। नोट भी कल पहली दफा पढ़ा था, भूल गया होगा, तो ये सारी चीजें आप करने वाली रहेंगी हैं। पता नहीं, अगर सवाल में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ तो फिर ये वर्किंग मुकम्मल है, अगर सवाल में टैक्स रेट दिया हुआ है तो फिर एक चीज अभी रहती है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर स्टेट लाइन, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। जी मोहतरम, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? दिया हुआ है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल इस वक्त हमारे पास इतना टाइम है कि मैं इसकी डिस्कशन करूं कि टैक्स डेफर्ड है या करंट है। मैं डेफर्ड में लेके जा रहा हूं, कल क्लास में डिस्कस करेंगे डेफर्ड में क्यों लेके जा रहा हूं। कल मैं करंट में लेके गया था, आज मैं डेफर्ड में लेके जा रहा हूं। असल में हमारी लाइफ बदलने से टैक्स वाले लाइफ बदलते नहीं जब तक के सवाल में लिखा ना हो। कल एक जिन्होंने
कल वाला सवाल अच्छी तरह पढ़ा हुआ, उनको एक हिंट दे दूं, कल वाले सवाल में वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि हमारे रूल बदलने से टैक्स वालों ने भी प्रीवियस ईयर रीओपन किए हैं, तो आज कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ, इसलिए हम एज्यूम करेंगे टैक्स वाले अपनी बात पे कायम है और हमारे में और उनमें इख्तलाफ आ गया है। बहरहाल इस बात को भी छोड़ें, टैक्स बढ़ाना या कम करना है मुझे सिर्फ ये बता दें, डेफर्ड या करंट है मुझे ये मत बताएं, ये मैंने आपको बता दिया जी। एक्सपेंस क्या हो गया, सिंपल है, सोच क्यों रहे, एक्सपेंस बढ़ रहे, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट इस तरह नहीं, तो मतलब साइन से आप परेशान होंगे, ठीक है। प्रॉफिट को रिड्यूस कर दें कितने से, 20 से, क्लियर। एक्सपेंस, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ा दें 1.5 से, ठीक है जी, नेट कर लें आप। प्रॉफिट कम हो गया किससे, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा, प्रॉफिट कम होने से टैक्स, टैक्स कम होने की एंट्री बताएं। नहीं सीटी नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूं, आज डेफर्ड टैक्स में करूंगा, वजह कल बता दूंगा, वजह कल बता दूंगा। डेफर्ड में हो, करंट में हो, जो भी हो नंबर आपको मिल जाएंगे, इस एडजस्टमेंट के फिलहाल नंबर लें, ना कि करंट डेफर्ड के, डेफर्ड में करनी है ये जी। टैक्स, प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा, टैक्स कम होने की एंट्री, डीटीएल डेबिट, डीटी क्रेडिट जी, 18 पॉइंट इंटू 30%, 5.55। चलिए इसकी रिवीजन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट की रिवीजन करते हैं, ऐसे ही समझने के लिए। असल तो जे एंट्रीज हैं, ये सपोर्टिंग है, इसको मिटा दूंगा। एक्सपेंस से प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ रहा है कितने से, तो प्रॉफिट बढ़ है किससे, 6 से, ये ऐसे ही सपोर्टिंग के लिए। ओवरऑल प्रॉफिट, इन सारी एंट्रीज को नजर मारें, ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है, प्रॉफिट बढ़ने से इस साल का टैक्स बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ने की एंट्री बताएं। डीटी डेबिट, डीटीएल क्रेडिट जी, टैक्स बढ़ेगा, इधर टैक्स कम होगा क्योंकि प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इधर टैक्स कम करने की, इधर टैक्स बढ़ने की एंट्री करनी है जी। 6 इंटू 30% जी, 8 इंटू 30% जी, 2.4। ये कल से अच्छा सवाल है, कल असल में एक ही दफा सब देख लिया था टैक्स पे असर क्या पड़ना है, आज हर एंट्री को अलग अलग सोचना पड़ा है, इस पे थोड़ा माइंड लगाना पड़ा है, कल नहीं ज्यादा लगाना पड़ा था।
चलें जी आगे। ओके, नेक्स्ट। सवाल में पढ़ें, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन हमारी तरतीब क्या होगी, कितने साल का, ये तरतीब होगी हमारी। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस। ये सपोर्टिंग थी, इसको मिटा रहा हूं, और ये टेक्निकल बात थी बड़ी समझने वाली। सब खत्म। जी, वंडर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2015, रुपीज इन मिलियन, 2015 2014, पीबीटी लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 15/14 बताएं जी। फोर्टी, चलें जी, पोस्टिंग्स कर दें, खत्म करें सवाल, जल्दी जल्दी करें आप, इसमें टाइम ना लगाइएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है तो हाथ खड़ा कर दें। एक दो लोगों ने निकाल लिया। कल का सवाल आपने 2-3 दफा किया होता तो बड़ी तेज आपकी स्पीड बनी होती। कल का सवाल आज भी जाके एक दफा करना है, हाथ खड़ा करें। ये कल का सवाल ना बार बार रेफर हुआ करेगा, फिर आपको मसला होगा अगर आपने किया नहीं होगा। ओके,
जी कितने लोगों ने निकाल लिया है? ठीक है, वो हजरात खड़े हो जाएं जिन्होंने रीस्टेटेड नहीं लिखा। खड़े होना शुरू कर दें जिन्होंने रीस्टेटेड नहीं लिखा। खड़े होना शुरू कर दें, शर्माए मत, हाथ खड़ा कर दें। ये देखिए, बैठ जाएं आप। कितनी दफा कहा है मैंने? कहा था वो सवाल 5 दफा जाके करें। कल वाला सवाल आज भी बेशक जाके 2 दफा करें। वो सवाल इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है वो सवाल, कि वो सवाल की जिस बंदे की उस सवाल के ऊपर ग्रिप आ जाती है कल वाले सवाल के ऊपर, तो वो आइए सेट के सारे सवालों को टैकल कर लेता है। बार बार करें उस सवाल को, हत्ता कि एक एक फिगर उसकी आपको रटी जाए। इतना करें उस सवाल को। ओके, कितने लोगों ने लिखा था रीस्टेटेड? 3 4 लोग, 2 लोग। ओके चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फॉर द ईयर में रीस्टार्ट वाला चक्कर नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? फॉर द ईयर। तो 14 की गलतियां 14 में और 15 की गलतियां 15। फॉर द ईयर में रीस्टार्ट का चक्कर नहीं है। रिपेयर एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। रिपेयर एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, -20। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट +1.5। टैक्स कम होने से टैक्स कम हो जाता, माइनस। This is profit and these are expenses. This is tax and this is tax. टैक्स का रिलेशन टैक्स से यहां पोस्ट हो रहा है, यहां पी प्रॉफिट का रिलेशन एक्सपेंसेस से पोस्ट हो रहा है, और यहां टैक्स का रिलेशन टैक्स से पोस्ट हो रहा है। ओके, कमेंट 15। ये दोनों को इकट्ठा पकड़ लेते हैं। एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, +2 +6। टैक्स एक्सपेंस बढ़ने से टैक्स एक्सपेंस बढ़ेगा, +2.4। ठीक है जी। हम कहां खड़े हैं? किस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी डिस्पैच नहीं हुई, जिनसे हम खेल रहे हैं? अभी डिस्पैच नहीं की, जिनसे हम खेल रहे हैं 15 की। तो फिर रीस्टेट किसको करके भेजें? क्योंकि उसके घर कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ी होंगी? 14 रीस्टेटेड जी। 10 1.5 90 36.45 34.4 65.05। इसके मार्क्स होंगे, इसके मार्क्स होंगे, इसके मार्क्स होंगे, रीस्टेटेड के मार्क्स होंगे, रुपीज इन मिलियन के मार्क्स होंगे, 15-14 के मार्क्स होंगे। ये सारा तो आप खुद ही करेंगे। चलें जी, वंडर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड 30/2015। तरीका देखें। सही पोस्टिंग होगी, गलत तो नहीं की किसी ने?
क्या गलती हुई थी? 14 का प्रॉफिट 15 में लिख दिया था। टैक्स या प्रॉफिट? टैक्स 14 का 15 में, 15 का 14। सवाल 4-5 दफा करो वो वाला जाके। अच्छा जी, वंडर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तरीका सुने, इसका बड़ा आसान है, तरीका इसका बड़ा आसान है। 15 है ना, तो देखिए 1-2 मिनट देखिए। एक लाइन छोड़ के ऊपर 14। अब इसको पढ़े और यहां लिखते हैं क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 30 जून को ना, क्लोजिंग ही लिखते हैं इधर। मैं ओपनिंग लिखा था, कुछ लोग परेशान हो रहे थे। क्लोजिंग ही लिखते हैं, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 30 जून 13 क्लियर, या यकम जुलाई 13, जो भी मतलब है। 30 जून 13, यकम जुलाई 13। रिपीट क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग 30 जून 13। इफेक्ट ऑफ करेक्शन। ओके, वॉच 15 की गलतियां 15 में सही कर चुके हैं, 14 की गलतियां 14 में सही कर चुके हैं, 13, 12, 11 में कोई गलती ही नहीं है। तो इसलिए ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, अगर जरूरत नहीं है तो इसको बनाना भी नहीं है। चलें जी, इसी तरह नोट करें जिस तरह मैंने किया, ताकि कल वाले सवाल से कंसिस्टेंट रहे। कल वाले सवाल में आपको याद है 3 साल थे, 3, 2, 1, इस वजह से ये 2 लाइनें आ रही थी। आज ये 2 लाइनें नहीं आनी। जी, अपनी किताबें खोल के रखें सामने, में सबकी किताब देखने आ रहा हूं। इसको करें नीचे, किताब 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 किताब, शायद किसी को इनाम मिले। किताब 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 किताब, ये पिछली दफा वाली है ना। किताब 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 खोल, किताब किताब। कल वाला सवाल कितनी दफा किया था घर जाके? कल वाला सवाल कितनी दफा किया था घर जाके? 1 मरतबा। कितनी दफा किया था? नहीं किया था, जालिम इंसान। कितनी दफा किया था? 2 दफा। किसने किया था 2 दफा? हाथ खड़ा करें। मेरे भाई, बैलेंस शीट के ऊपर मैंने कहा था डेट लिख लिया करें, ये याद है? परसों कहा था, परसों सैटरडे को बैलेंस शीट के ऊपर डेट लिख लिया करें। 30 जून, वेल डन, 30 जून 14 और 30 जून 15 बैलेंस शीट के ऊपर डेट लिख लिया करें। कितने लोगों ने लिख ली हुई थी? ओके गुड। 30 जून 14 और 30 जून 15, ये 2 डेट्स आपने लिख लेनी है बैलेंस शीट पे पहले ही, ताकि बैलेंस शीट से जब आप फिगर्स उठा रहे हो यू शुड नो कि क्या है। उस सवाल को प्लीज आज जाके 1-2 दफा जरूर कर लें, उस सवाल को जरूर कर लें। आने वाले दिनों में फिर मसला होना है, फिर मैं आपको चीजें उससे रेफर किया करूंगा, आपको भूली होंगी। अभी भूली हुई थी सैटरडे वाली चीज। ओके चलें जी, 14 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाएं, इजी मार्क्स तो गेन करें। 65 पॉइंट और 15 का बताएं जी, पिछले सवाल और इस सवाल में फर्क बताएं। पिछले सवाल में 3 सालों की बैलेंस शीट गिवन थी, इस सवाल में 2 सालों की बैलेंस शीट गिवन है। पिछले सवाल में 3 सालों की बैलेंस शीट गिवन थी, इस सवाल में 2 सालों की बैलेंस शीट गिवन है। ओके
बताएं जी कि क्या करें फिर? नया कॉलम डालें, फिर नया कॉलम डालें। कॉलम डालें बैलेंस शीट में 30 जून 13, 30 जून 13 बैलेंस शीट में नया कॉलम डालें 30 जून 13, ताकि कल वाले सवाल से कंसिस्टेंट हो जाए। नजर मारे जाके कल वाले सवाल में बैलेंस शीट कितने सालों की दी हुई है और प्रॉफिट लॉस, नहीं एक मिनट जाएं जरा, बैलेंस शीट कितने सालों की दी हुई है और प्रॉफिट लॉस कितने सालों का दिया हुआ है? बैलेंस शीट 3 सालों की दी हुई है। अच्छा, जो तीसरी बैलेंस शीट है ना सबसे आखिर में राइट बॉर्डर पे, उसमें देखें रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है? 120। ये जो 120 की रिटेन अर्निंग आ रही है, आपको याद है कल ये उठाई थी? ये कितने लोगों को याद है? चलो ये तो बता दो। 120 की रिटेन अर्निंग उठाई थी, आज क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि है ही अवेलेबल नहीं। अब अवेलेबल नहीं है तो इसलिए ऐसा करते हैं, एक टी अकाउंट बना लेते हैं। रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट आज मैं आपको बनाना सिखा देता हूं। एक टी अकाउंट बना लेते हैं, वर्किंग नंबर 4, ताकि मुझे ये बैलेंस निकल आए। जी, टी काउंट रिटेन अर्निंग किस साल की चाहिए? 30 जून 13 की। किस साल की गिवन है? 14 की भी गिवन है, 15 की भी गिवन है। सब सवाल पे रहे, सवाल पे रहे। सवाल में ना बैलेंस शीट पे नजर रखें, बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग पे नजर रखें। किस साल की रिटेन अर्निंग गिवन है? किस साल की गिवन है? 14 और 15 की चाहिए। किस साल की? किस साल वाली यूज कर लें? 15 वाली यूज करें या 14 वाली यूज करके 13 वाली निकाल लें? 15 वाली छोड़ें, 15 वाली छोड़ें। 14 वाली से 13 वाली निकालनी आसान होगी या 15 वाली से 13 वाली निकालनी आसान होगी? क्लोजिंग ओपनिंग का कॉन्सेप्ट है ना, तो फिर 14 वाली से कौन सी वाली निकाल लें? 13 वाली। तो किस साल का रिटेन अर्निंग का अकाउंट डालें? पहले आप मुझे ये बता दें। गुड, 30 जून 2014 का रिटेन अर्निंग अकाउंट, क्योंकि 15 से 13 की निकालनी मुश्किल होगी, 14 से 13 की निकालनी आसान होगी। ठीक है जी। रिटेन अर्निंग अकाउंट टी फॉर्म में शायद आपके सामने पहली दफा बना रहा हूं। रिटेन अर्निंग अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है? इधर क्या आएगा? लेकिन प्लीज अकाउंटेंट वाला अकाउंट बनाना है, ये आपने बड़ा बड़ा करके लिखना है, अकाउंटेंट वाला। इसमें कोई भी सही फिगर नहीं आएगी, अकाउंटेंट वाला अकाउंट बनाना है। अच्छा जी, ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन देखते रहे टी अकाउंट जी। 30 जून 14 यहां लिख दूं, 30 जून 14 यहां क्या लिखूं? या ब्रैकेट में 30 जून 13, एक ही बात है। ब्रैकेट में लिखता हूं समझने के लिए, 30 जून 13, या असल डेट क्या है? यकम जुलाई 13 जी। क्या 108। अच्छा, रिटेन अर्निंग अकाउंट कभी कभी मुझे कम रिडक्शन अकाउंट जैसा लगता है। रिटेन अर्निंग अकाउंट कभी कभी कम रिडक्शन अकाउंट जैसा लगता है। ब्रॉट डाउन, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट, डिविडेंड, कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन, पैट, डिविडेंड, डिस्पोज, डिविडेंड और कैरी डाउन। उस तरह का अकाउंट है। इधर डेप्सिन आती है जब प्रॉफिट आता है। अच्छा, प्रॉफिट किस साल का आएगा? जिन्होंने टैक्स पढ़ा है 2014 का प्रॉफिट आएगा ना, 2014 का प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट ऑफ टैक्स किस साल का आएगा? 14 का आएगा। 14 का प्रॉफिट ढूंढे। 70 अकाउंटेंट वाला बता रहे हैं या ये वाला सही वाला बता रहे हैं? बच्चे गलती से यहां सही वाला लिखते हैं। हम अकाउंटेंट वाले अकाउंट से रिवर्स वर्किंग किया करेंगे ताकि अकाउंटेंट वाला ब्रॉट डाउन आए जी। फिर ही तो सही कर सकते हैं। अगर पहले ही सही उठा लिया फिर गलतियां क्या सही करनी है जी। अकाउंटेंट वाला गलत बैलेंस, ये भी अकाउंटेंट वाली रिटेन अर्निंग उठाई है जो अपनी सही वाली अकाउंटेंट वाली, ये भी, ये सारा अकाउंट अकाउंटेंट वाला, यानी जो सवाल का डेटा है इसका सारा डेटा सॉल्यूशन से उठाएंगे या क्वेश्चन में डेटा होगा जी। बैलेंसिंग 30। अब वो जो लाइन खाली थी तीसरे कॉलम में, वहां रिटेन अर्निंग 30 की डाल दें, 30 की नीचे लिख दें। बड़ा रोला, आज बड़ा रोला। प्लीज इसको लिखा करें ताकि पिछले सवाल से कंपैरिजन हो। जो भी बात पिछले सवाल से चेंज होगी ना वो हम लिखा करेंगे। आज बड़ा रोला,
जी बता दें ब्रॉट डाउन 30। अब तो कुछ भी नहीं रह गया, अब तो कैलकुलेटर है बस। 95.05 158.65। रीस्टेटेड जिन्होंने लिखे हाथ खड़ा कर दें। तरगीब देने से 10 लोग हो गए आप। ये क्लास घंटा और चलती रही, अगले सवाल में 15 हो जाएंगे फिर रीस्टेटेड लिखने वाले। रीस्टेटेड करंट ईयर के साथ रीस्टेट लिखना है या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहली दफा जा रही है? करंट ईयर के साथ रीस्टेटेड लिखना है या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहली दफा जा रही है? पहली दफा जा रही है। पिछले साल की रिटेन अर्निंग यूजर के पास पड़ी होगी घर में, पिछले साल का प्रॉफिट भी उसको पता होगा। तीसरा वाला रीस्टेटेड कल आया था, आज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये फिगर रीस्टेट हुई ही नहीं। क्योंकि आज सवाल में सिर्फ 2 सालों की एरर्स है, कल कितने सालों की एरर्स थी? 3 सालों की। जी अकाउंटेंट वाला अकाउंट बनाने का ये फायदा होगा कि अकाउंटेंट वाला बैलेंस आएगा। हो सकता है अगर कोई गलती होती तो वो फिर गलती अगर सही करके हम ये वाले फिगर्स लेते तो फिर तो ये तो करेक्ट बैलेंस आ जाता, फिर उसको रेक्टिफाई कैसे करते? तो अभी तो वो अगर निकलता ना, वो फिर अभी ये 30 असल में यहां पे लिखा है मैंने, ये यहां पे नहीं, ये 30 यहां पे लिखा है, 30 0 ये 30 असल में आया। ओके लिखें जी असूल, अगर सवाल में रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग होंगी तो क्वेश्चन के डेटे से ही रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन के डेटे से, यानी वर्किंग्स वगैरह करके नहीं कुछ करना, क्वेश्चन के डेटे से ही रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाएंगे। अगर सवाल में रिटेन्ड अर्निंग मिसिंग होंगी तो क्वेश्चन के डेटे से ही रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाएंगे। इस बात का मतलब समझ लें, अपने सॉल्यूशन से तो नहीं उठाना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65, अपने सॉल्यूशन से नहीं उठाना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कौन सा वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाने? क्वेश्चन के डेटे वाला। ओके भाई, आप बैलेंस शीट कल बना लेंगे और नोट कल बना लेंगे। जनरल एंट्री आज कर देते हैं, जनरल एंट्री आज कर देते हैं। जनरल एंट्री में क्या करना था? बताएं 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 बताएं। जनरल एंट्री में क्या करना था? जी जनरल एंट्री में क्या करना है इसको? कॉपी पेस्ट कल बताया था। और ये तो ओपन है ना, ये तो पता नहीं कितने सालों की पिछली गलती। इसको क्या करना है? कंबाइन। क्लियर? चलें जी। कितने लोग बैलेंस शीट बनाएंगे घर में? सवाल की बैलेंस शीट, अच्छा जी बताएं जी। 14 की करेक्शन स्टैंडिंग, बोले स्टैंडिंग इन 15, ठीक है। और दूसरी हेडिंग क्या थी?
15 की करेक्शन स्टैंडिंग इन 15 की करेक्शन स्टैंडिंग इन 15 और 14 की करेक्शन स्टैंडिंग इन 15 जी। 14 की गलती 15 में खड़े होके और 15 की गलती 15 में खड़े होके जी। बोले रिपेयर को उठाऊं, बोले रिपेयर को उठाऊं। अच्छा जी, पीपी को उठाऊं, पीपी को उठा लेता हूं। क्रेडिट हैवी है डेबिट, थोड़ा देख लें, नीचे भी नजर मार लें आप, 20 को देखी जा रहे हैं। क्रेडिट हैवी है डेबिट, तो किस साइड पे लिखूं? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट कितने, डेबिट कितने? 18.5। कल रूल क्या बताया था भाई, रूल याद किया था? पिक एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पिक एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दूसरा काम इग्नोर, क्योंकि पिछले साल के एक्सपेंसेस तो रिटेन अर्निंग में पड़े हुए हैं। बैलेंसिंग रिटेन अर्निंग 12.9 और ये वाली एंट्री मैं नहीं करा, ये इसी तरह यहां आ जाएंगे सारी। ठीक है, क्लास ओवर होगी, जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर दूं। उठे 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 उठे। कॉपी पेस्ट।